हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सा है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग जो होता है वो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग होता है इनहलेशन एंड एक्सपीरेशन। मतलब जो भी हम हवा लेते हैं, एयर लेते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन अगर होगी, ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करना एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सेल करना ही ब्रीदिंग कहलाता है। क्या होता है? जब मतलब जो भी हम एनवायरनमेंट से एयर ब्रीद कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, उसके अंदर अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है एंड जब हम एक्सेल कर रहे हैं उसके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उस प्रोसेस इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन की प्रोसेस को ब्रीदिंग बोला जाता है। ओके, क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर एंड exhalation of carbon dioxide rich foul air। ठीक है, इसका क्या करेंगे? एक्सेल करेंगे। ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग। इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन ऑफ एयर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन ऑफ एयर। ओके, इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ओके, अब हम समझते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अब दूसरी जो टर्म होती है वो होती है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फ़र्क क्या है? रेस्पिरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये सेल्स के लेवल के ऊपर होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, हम ब्रीद क्यों करते हैं? ताकि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन है वो आ सके एनवायरनमेंट से। और ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल होता है जो भी, तो जो शुगर मॉलिक्यूल होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको ATP में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन क्या करती है? उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करवाती है, जिसके कारण ATP रिलीज होती है बॉडी के अंदर, और वो ATP जो है हमें एनर्जी देती है। मतलब जो भी मैकेनिकल काम करने के लिए एंड जो भी हमारी जो सेल्स हैं वो काम करती हैं, जो भी वो ATP की मदद से करती हैं। तो ATP किसकी प्रेजेंस में रिलीज होगी बॉडी में? ऑक्सीजन की मदद से। इसलिए हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है और ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो वो फूड का ऑक्सीडेशन करती है। ठीक है, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच बायोकेमिकल प्रोसेस एट सेलुलर लेवल in which oxidation of food occur, oxidation of food occur। ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या है रेस्पिरेशन? क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है सेल लेवल के ऊपर होने वाली, जो क्या करती है? फूड का ऑक्सीडेशन करती है। ओके, रेस्पिरेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? तो ओके, ऑक्सीडेशन समझते हैं पहले। ऑक्सीडेशन क्या होता है? वैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन जो होता है वो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लॉस या फिर हाइड्रोजन के लॉस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि Fe+2 है। ठीक है, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा? Fe+2 से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेकर जाएगा तो इसको एक पॉजिटिव चार्ज छोड़कर जाएगा ना, तो ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा।
तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन कर रही है फूड का, ओके ठीक है। अब रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला जो रेस्पिरेशन है उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल क्या है, जो भी हमने फूड खाया, फूड के अंदर हमारे स्टमक में मतलब जो भी हमने स्टार्च खाया उसको किस में, मोनोसैकेराइड में टूटेगा वो। एग्जांपल ग्लूकोज में टूटा, जैसे कि ग्लूकोज गया हमारे बॉडी में, ठीक है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन होगा इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा, ये क्या था C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, ओके। ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, ओके। इसने क्या रिलीज़ करी, 38 ATP रिलीज़ करी बॉडी के अंदर 38 ATP रिलीज़ करी, ओके। इसने ऑक्सीडेशन से इतनी एनर्जी रिलीज़ करी। ये था एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल कंडीशन में होता है, ओके। एनाएरोबिक कंडीशन, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, मान लो हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमें मतलब ऑक्सीजन की जो कमी होने लगती है बॉडी के अंदर, CO2 वहाँ पर CO2 का लेवल बढ़ने लगता है, ओके। तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पर है ना मतलब क्या बनने लगता है, मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन होने लगती है, ओके। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, इसके अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम होता है फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, ओके। फर्मेंटेशन इसका सेकंड नेम है, और ये भी दो टाइप का होता है। एक तो होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ओके। और एक होती है इथेनॉलिक फर्मेंटेशन, ओके। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसके अंदर क्या होगा, जो मतलब जो भी ग्लूकोज था, ठीक है, उसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, उससे क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। मान लो ये था ग्लूकोज C6H12O6, इसका क्या बनेगा C3H6O3, लैक्टिक एसिड बनेगा, प्लस क्या बनेगा 2 ATP, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये है लैक्टिक एसिड बनेगा और 2 ATP, बस सिर्फ 2 ATP रिलीज़ होंगे यहाँ पर। तो ये मतलब मसल्स के अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है, मतलब एक्सेसिव एक्सरसाइज के दौरान क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर डिपोजिशन होने लगता है, ओके। एक्सेसिव एक्सरसाइज के केस में यहाँ पर क्या होगा, लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन होगी, लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन होने लग जाएगी, ओके। और दूसरा जो है ये कहाँ पर हो सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में होता है, जो हम मतलब जो मिल्क होता है उसको मतलब फर्मेंटेशन करके उससे घी निकालते हैं ना, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा वो लस्सी डाल के उसको कवर करके रख देते हैं रात को, ठीक है, उससे दही बनता है, फिर उससे मक्खन बाहर निकाला जाता है। तो वो प्रोसेस भी क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ओके। तो ये है सेकंड क्या है, लैक्टिक एसिड
की प्रिपरेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ होता है, ओके। इथेनॉलिक फर्मेंटेशन में क्या है? इथेनॉलिक फर्मेंटेशन में इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज से क्या बनेगा? C6H12O6 से क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H3OH क्या होता है इथेनॉल का फॉर्मूला? देखो, ओके। तो इथेनॉल बनता है C2H5OH। ये क्या बन गया? इथेनॉल बनता है इस केस में, ओके। और ये भी एनारोबिक कंडीशन का हिस्सा है। और ये किस में होता है? ये ईस्ट में होता है, ईस्ट के अंदर। एग्जाम्पल इसका है ईस्ट, ओके। ये था मतलब जो ब्रीदिंग था। ब्रीदिंग क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच और फाउल एयर, ओके। रेस्पिरेशन, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं। जो रेस्पिरेशन होता है उसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोला जाता है। किसको? रेस्पिरेशन को। क्यों? ऐसा क्यों? रेस्पिरेशन जो है इसको क्या बोला जाता है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्यों बोला जाता है? फिजियो से रिलेटेड है फिजिकल, इसके अंदर क्या है? फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है एंड केमिकल लेवल के ऊपर भी इसकी एक्टिविटी एक्टिव है, ठीक है। केमिकल एक्टिविटी दोनों हो रही है इसके अंदर, केमिकल एक्टिविटी, ठीक है। दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोला जाता है। और वो एक्टिविटी कौन कौन सी हैं वो बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो, एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये है हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ओके। और ये हार्ड पैलेट, ओके। यहाँ पर यूला, ये इंटरनल नोस्ट्रिल है यहाँ पे, ओके। ये है हमारी ग्लोटिस, ओके। ये है इंटरनल नोस्ट्रिल। यहाँ से क्या हो रहा है? ब्रीदिंग हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ से इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन हो रही है। मतलब क्या हो रही है? यहाँ से ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है। एयर अंदर जा रही है और फाउल एयर बाहर आ रही है, ठीक है। और ऑक्सीजन रिच जो एयर है वो अंदर जा रही है और फाउल एयर, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो बाहर आ रही है, ओके। ये क्या हो रही है? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक। एक स्टेप तो ये है। यहाँ से कहाँ जाएगी? इंटरनल नोस्ट्रिल से होते हुए ग्लोटिस में जाएगी, ग्लोटिस से जाएगी लंग्स में, लंग्स से जाएगी एट द टाइम लास्ट में कहाँ जाएगी? ये लीड करेगी एल्वुलाई में, ठीक है। ये कहाँ जाएगी? एल्वुलाई में जाएगी, लास्ट में गई एल्वुलाई के पास। अब एल्वुलाई के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? कैपिलरी प्रेजेंट है। समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है एग्जैक्ट, बस तुम समझ लो एक, ओके। ये हमारी एल्वुलाई है, एल्वुलाई। यहाँ ऑक्सीजन है और CO2 जो कैपिलरी से यहाँ आई और ऑक्सीजन से कैपिलरी के अंदर जाएगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफ्यूज़न हो रहा है। गैसेस का क्या हो रहा है? डिफ्यूज़न हो रहा है। मतलब ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसके अंदर मतलब ऑक्सीजन अंदर जा रही है और CO2 एल्वुलाई के अंदर आ रही है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज हो रही है, मतलब एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ओके। तो इसको बोलेंगे डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। यहाँ पर ये सेकेंड स्टेप है। और यहाँ क्या हो रहा है? ये है डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, ओके, ठीक है। अब ये जो ब्लड है ना, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, ओके। ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एंटर कर गई। और ये हो गया हमारा
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऑर्गन्स के पास। कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स के पास जाएगा, बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाएगा। अब ये जो हमारी कैपिलरी है यानी कि, और ये जाएगा हमारे पास, कहाँ जाएगा, ये हमारे ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, इनके पास जाएगा यहाँ से। ओके, यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, टिश्यू लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ओके ओके, तो ये ब्लड कहाँ गया, ऑर्गन लेवल के ऊपर गया, ठीक है। तो ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ, तो यानी कि ये थर्ड स्टेप जो हुआ इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ओके, इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये है हमारा थर्ड स्टेप, ये था सेकंड स्टेप, ये है थर्ड स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ओके, अब ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ टिश्यू लेवल के ऊपर भी एक्सचेंज होगा। इस एक्सचेंज को बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल, ओके, और सेलुलर लेवल। क्या बोलेंगे इसको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल के ऊपर एक्सचेंज होगा। ओके, अब ये जो सेल है ना, हमारी जो सेल है, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जिसकी हमने बात की थी। और ये क्या रिलीज़ करेगा, 38 ATP बनाएगा, जिसकी मदद से हमारी बॉडी काम करेगी। ओके, CO2 भी रिलीज होगी, H2O भी रिलीज होगा। ओके, तो ये हमारी जो सेल लेवल के ऊपर हो रही है, इस प्रोसेस को बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये है हमारा फिफ्थ स्टेप। ये क्या है, फिफ्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप ये था। ओके, तो रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप आ गए, एक तो आ गया ब्रीदिंग, और एक आ गया हमारा डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, फिर आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिर आ गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल, एंड फिर आ गया सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो ये जो 4 स्टेप थे, पहले 4 स्टेप थे वो थे फिजिकल पार्ट के अंदर, फिजिकल एक्टिविटी थी ये, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो एक केमिकल प्रोसेस है सेलुलर लेवल के ऊपर, वो आएगा केमिकल एक्टिविटी के अंदर। तो इसके लिए हमने बोला है इसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन को क्या बोला है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं जो है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डायग्राम से समझते हैं। ये है पैलेट हमारी। ओके, और ये नोज़ के अंदर कुछ नेज़ल कोंके होते हैं, जिन्हें जो नेज़ल कैविटी की फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, नेज़ल कैविटी की फॉर्मेशन करते हैं। एक बार अच्छे से डायग्राम बना लो। ओके, सबसे पहले नज़र आ रहा है तुम्हें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का नोज़ पार्ट, ठीक है, नोज़। ओके, नोज़ यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। क्या है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ओके, यहाँ से एयर एंटर करती है। ओके, और ये जो तुम्हें नज़र आ रहे हैं ये वाले, इन्हें बोला जाता है नेज़ल कोंके। क्या बोला जाता है, नेज़ल कोंके। ये होते हैं नेज़ल कोंके, नेज़ल कोंके, नेज़ल कोंके, या फिर इनको बोल सकते हैं टर्बिनेट। ओके, 3 पेयर्स में होते हैं, मतलब 3 इस साइड होते हैं और 3 उस साइड भी होते हैं, ठीक है। 3 पेयर्स में होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं इनके। और ये कैविटी बना रहे हैं, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, नेज़ल कैविटी, ठीक है। इस कैविटी को बोला जाता है नेज़ल कैविटी। चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं नोज़ के अंदर, ठीक है। नेज़ल कैविटी,
नेज़ल कैविटी। ओके, अब यहाँ से एंटर करी एयर, और ठीक है ये यहाँ से होते हुए ये है इंटरनल नोस्ट्रिल। इंटरनल नोस्ट्रिल किसका पार्ट है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही तो पार्ट है। यहाँ से एंटर करी एयर एंटर करेगी यहाँ। ओके, एयर आएगी, फेरेंक्स में आएगी, फेरेंक्स से कहाँ जाएगी? ये है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस भी किसका पार्ट है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोटिस को कवर करता है। ठीक है, ग्लोटिस क्या है? ग्लोटिस है विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप, ये विंड पाइप की ओपनिंग है, विंड पाइप की ओपनिंग, विंड पाइप की ओपनिंग। ओके, ये विंड पाइप की ओपनिंग है, एयर एंटर करेगी विंड पाइप के थ्रू, और यहाँ मतलब इस ये जो पाइप है इसे बोला जाता है ट्रैकिया। क्या बोला जाता है? ट्रैकिया, इसे बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया किससे बना हुआ है? ये इसकी वॉल जो है, ट्रैकिया की वॉल जो है वो एक एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, जिसे बोला जाता है वॉल ऑफ ट्रैकिया मेड ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू है मेनली। ओके, सिलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। ओके, और ये जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर बीच बीच में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? म्यूकस या फिर गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। कौन सी सेल्स? इट बियरिंग गोबलेट सेल्स। ये क्या करेंगी? ये म्यूकस सिक्रेट करती हैं, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल एंटर करता है वो उसको ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, ये गोबलेट सेल्स जो हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं? म्यूकस सिक्रेट करती हैं, और ये क्या करता है? ट्रैप डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। क्या करता है? डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। ओके, ये क्या किया इसने? सिक्रेट किया। ओके, जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया की जो मतलब वॉल है या फिर ठीक है, ये मतलब कवर्ड होती है एक सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज से। कैसे? ऐसे एक कार्टिलेज होता है जो इसको कवर किया हुआ है, ऐसे। ठीक है, ऐसे सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज जो है इसको कवर किया हुआ है पोस्टीरियरली, इसके अंदर वो अब्सेंट होता है। मतलब क्या है? ये हमारी उसोफेगस है और ये है ट्रैकिया। ओके, इनको अगर हम ऐसे ओवरव्यू देखते हैं इसका, तो क्या है? ऐसे दिखेगा कुछ। ये बैक साइड वाली, ये वाली उसोफेगस है, ये क्या है? उसोफेगस, और ये है ट्रैकिया। ओके, ट्रैकिया को सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज में सी शेप्ड क्यों? क्योंकि ऐसे 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 कवर किया है इसको। ऐसे कैसे किया? कवर किया, ऐसे कवर किया, ताकि कोलैप्स ना करके ये जो उसोफेगस है ये कोलैप्स कर जाती है। ठीक है, और ये हवा जाने के लिए अंदर इसको कोलैप्स ना करे, इसके लिए प्रेजेंट होता है। और ये सी शेप्ड क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पर अब्सेंट है, जहाँ पर उसोफेगस जो है ट्रैकिया से अटैच है उस एरिया के अंदर हाइलिन कार्टिलेज जो है वो अब्सेंट है, इसलिए ये एक सी शेप्ड की स्ट्रक्चर बना रहा है, और जिसे हमने क्या बोला है? सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज। ये क्या है? ये है सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज। सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज। ओके, अब ये जो हमारा ट्रैकिया है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है लैरिंक्स। ठीक है, इस पार्ट के अंदर लैरिंक्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लैरिंक्स। यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? इसको यहाँ पे ये मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है लैरिंक्स। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ओके, ये जो हमारा लैरिंक्स जो है उसे वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। ये क्या होता है? लैरिंक्स होता है, इसे वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। वॉइस बॉक्स,
ये वॉइस को जनरेट करने का काम करता है। और इस लैरिंक्स के अपर पार्ट के अंदर एक बोन प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है हायोइड बोन। क्या बोला जाता है? हायोइड बोन, हायोइड बोन। ओके। और ये जो लैरिंक्स है वो 9 कार्टिलेजेस से मिलकर बना है। कितने कार्टिलेजेस? 9 कार्टिलेज फॉर्म्ड बाय 9 कार्टिलेज, 9 कार्टिलेज, 9 कार्टिलेज इसको मिलकर बनाते हैं। ओके। ये है वॉइस बॉक्स जो वॉइस को जनरेट करता है। ओके। और ये हमारा सी शेप्ड हाइलेंड कार्टिलेज हो गया। ओके। और ये जो है अब ट्रैकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड करेगा और वो ब्रांचेस जो है वो जाएंगी किस में? वो लीड करेंगी लंग्स को। लंग्स वाला पढ़ते हैं, ठीक है? वो लंग्स में लीड करेंगी। ओके। जो हमारा ट्रैकिया था ये था हमारा ट्रैकिया, ठीक है? ये जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे ये लीड करेगा किसको? ब्रोंकाई में, जिसे बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाएगा किसमें? प्राइमरी ब्रोंकाई। और इसके पास क्या है? सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है? सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज है। तो इन प्राइमरी ब्रोंकाई के पास भी क्या होगा? सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है? ये क्या है? सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड हैं। और ओके, ये क्या है? हमारी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई को लीड किया क्या? ट्रैकिया। ओके, ये है ट्रैकिया। ओके, ये है हमारी। अब 2 प्राइमरी ब्रोंकाई है तो इनको क्या बोलेंगे? ये है राइट वाली और ये है लेफ्ट वाली। ये है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। एक है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकस, ठीक है? और दोनों को एक साथ बोलेंगे तब क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। राइट प्राइमरी ब्रोंकस, राइट प्राइमरी ब्रोंकस। ओके। अब ये किसको लीड करेंगे? ये लीड करेंगे लंग्स को। लंग्स 2 होते हैं, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई, 2 लंग्स होते हैं। लंग्स की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ओके, इसको उठा दो। ओके, ये हमारे 2 लंग्स बना दी हमने। एक तो है राइट लंग और एक है लेफ्ट लंग, ठीक है? ओके। जो हमारा राइट लंग होता है वो लार्ज होता है और ये लेफ्ट जो है, लेफ्ट लंग जो है, ये है लेफ्ट लंग। क्या है? लेफ्ट लंग। ये क्या है? स्मॉल है, स्मॉल। और ये वाला राइट वाला क्या है? लार्ज है। राइट लंग क्या है? लार्ज साइज का है। राइट लंग लार्ज है तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 2 फिशर होते हैं, ठीक है? 2 फिशर होते हैं। फिशर का मतलब इसको डिवाइड कर रहे हैं, इस लंग को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से पार्ट के अंदर? एक तो है सुपीरियर लोब, ये तो होगी सुपीरियर लोब। और ये है मीडियल लोब, मीडियल लोब। और ये है इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब। ओके, सुपीरियर लोब, मीडियल लोब, इंफीरियर लोब। बीच वाली को मीडियल बोला, अपर वाली को सुपीरियर और नीचे वाली को इंफीरियर। ओके। ये जो लेफ्ट लंग है ये थोड़ा छोटा है, इससे छोटा है तो इसको मतलब सिर्फ एक ही फिशर जो है वो पार्ट दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। और वो पार्ट्स कौन से हैं? वो पार्ट्स कुछ ऐसे हैं। ओके, ठीक है? ओके, ओके। ये है सुपीरियर लोब, इसकी सुपीरियर लोब। और ये है इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब।
ओके। और ये जो फिशर इनको डिवाइड कर रहे हैं इनका नाम क्या है? ये दोनों तो हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। क्या है? इनको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है, फिशर। और ये जो हमारा ये वाला इस राइट लंग के अंदर जो फिशर है इसे बोलते हैं ओब्लीक फिशर। क्या बोलते हैं? ओब्लीक फिशर, ठीक है, ओके। अब ये जो हमारी लंग्स है ना वो एक कैविटी से कवर्ड होते हैं, ठीक है, एक लेयर होती है इनके सराउंडिंग में। वो लेयर क्यों प्रेजेंट होती हैं? क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब अलग स्पेस, और मतलब ह्यूमन जो बॉडी कैविटी है उससे हटके एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं इन लंग्स को, ताकि ये मतलब आराम से उस स्पेस के अंदर रह सके। तो एक लेयर से कवर्ड होते हैं। और वो किसके लिए ज़रूरी है? ताकि वो इनकी स्लाइडिंग भी मतलब अच्छे तरीके से कर सके। मतलब जब लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं तब मतलब उनको मतलब मुश्किल नहीं होती इतनी। मतलब जो लेयर है उसकी बीच के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड बोला जाता है। जो इसकी लेयर होती है वो बनाते हैं। ये जो इसके सराउंडिंग में लेयर प्रेजेंट है वो एक कैविटी बना रही है जिसे बोला जाता है प्लूरल कैविटी, ठीक है। ये हमारी उसके ये जो लेयर है इसको बोला जाता है प्लूरे, प्लूरल लेयर, ठीक है। क्या बोला जाता है? प्लूरे या फिर प्लूरल लेयर, ओके। ये है प्लूरल लेयर। इसी तरीके से इस लेफ़्ट लंग्स के अंदर भी मिलेगी। और ये जो हमारा लेफ़्ट लंग के अंदर ये पार्ट नज़र आ रहा है ये क्या होता है? ये होता है कार्डियक नोच। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, नोच का मतलब एक ऐसा पार्ट जहाँ पर मतलब हार्ट मौजूद होता है, ठीक है। लेफ़्ट लंग की इस कार्डियक नोच के अंदर मतलब हार्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ये जो इनके बीच का जो स्पेस है इस स्पेस को भी नाम दिया गया है, ठीक है। इस स्पेस को क्या नाम दिया गया है? इस स्पेस को भी मीडिया स्टाइनम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मीडिया स्टाइनम, ठीक है। ये जो स्पेस है इसको भी क्या बोला गया है? मीडिया स्टाइनम बोला गया है। और ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं कार्डियक नोच। यहाँ पर क्या है? हार्ट मौजूद होता है, कार्डियक नोच। यहाँ पर क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट। और ये लेफ़्ट लंग भी है, इसको भी एक लेयर ने कवर करके रखा है जिस लेयर का नाम क्या है? उस लेयर का भी नाम क्या है? प्लूरल लेयर है। क्या नाम है? प्लूरल लेयर, ओके। ये है हमारी प्लूरल लेयर, ओके। ये प्लूरल लेयर है इसकी, हार्ट लेफ़्ट लंग की प्लूरल लेयर। प्लूरल लेयर और लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसे बोला जाता है प्लूरल कैविटी। क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है प्लूरल कैविटी, ओके। कहाँ बनाऊँ? यहाँ बनाता हूँ, ओके। ये जो हमारी प्लूरल लेयर है क्या है? प्लूरल लेयर, प्लूरल लेयर। इससे ये एक कैविटी बना रही है। ये जो बीच वाला स्पेस है ना इसे बोला जाता है प्लूरल कैविटी, ओके। अब ये जो प्लूरल लेयर इसको कवर कर लेती है ना तब ये दो लेयर बन गई, एक तो ये वाली लेयर, एक ये वाली लेयर, ओके। दो लेयर बन गई तो एक तो हो गया आउटर प्लूरा, एक हो गया इनर प्लूरा। समझे बात? एक हो गया आउटर प्लूरा, आउटर प्लूरा, और एक हो गया इनर प्लूरा, इनर प्लूरा, ओके, इनर प्लूरा। जो हमारा आउटर प्लूरा है उसे बोला जाता है पैराइटल प्लूरा। क्या बोला जाता है? उसका अदर नेम क्या है? पैराइटल, पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, प्लूरा। और इनर प्लूरा का अदर नेम है विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। विसरल का मतलब, विसरल का मतलब होता है ऑर्गन, जो ऑर्गन की लेयर होती है, ठीक है, ऑर्गन की लेयर है ये, ठीक है, उसे बोला जाता है विसरल प्लूरा, ओके। ये प्लूरे प्रेजेंट है, दो लेयर हैं, आउटर एंड इनर। इसके बीच में जो कैविटी है उसे बोला जाता है प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोला जाता है? प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल
फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, वो क्या करता है, प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, ये जो मतलब जब भी मतलब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ना, तब यहाँ पर फ्रिक्शन को कम करने के लिए वो फ्लूइड एज अ ग्रीस का काम करता है। जो इन प्लूरा के बीच में ना एक प्रेशर क्रिएट होता है, कौन सा प्रेशर, इस प्रेशर को बोलता है इंटर प्लूरल प्रेशर, इंटर प्लूरल प्रेशर। और ये जो प्रेशर है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर। क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर। क्यों, नेगेटिव प्रेशर जो है वो लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता, ठीक है। अगर यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर रहेगा तो लंग्स को एक्सपेंड करके रखेगा, ठीक है, लंग्स को मतलब कोलैप्स नहीं होने देगा ये बिल्कुल। तो नेगेटिव प्रेशर क्या करेगा, लंग्स को हेल्प करेगा टू एक्सपेंड और इट प्रिवेंट्स फ्रॉम कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, ठीक है, प्रिवेंट लंग कोलैप्स, लंग कोलैप्स, ठीक है, जो एयर को इनहेल करने के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंटर नहीं है, ये इंट्रा है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ओके, लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है डायफ्राम। क्या बोला जाता है, डायफ्राम। लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे डायफ्राम बोलते हैं। ये डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम ब्रीदिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये क्या है, डायफ्राम, ठीक है, ये है डायफ्राम। कैसे इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल, ये बताता हूँ। जब हम ब्रीद करते हैं तब ये डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अभी ये क्या है, रिलैक्स पोजीशन में है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। और थोरेसिक जो कैविटी है, थोरेसिक चैम्बर को ये इंक्रीज़ कर देता है, थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तब ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ओके। और इनहलेशन करवाता है, ठीक है, मतलब एयर का इनहेलेशन करवाता है, ऐसे मदद करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, डायफ्राम से ही ब्रीदिंग करते हैं, मतलब ये डायफ्राम कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, ओके। नॉर्मल ब्रीदिंग हम डायफ्राम से करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम पोजीशन देखते हैं, इनकी पोजीशन कहाँ, किस पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स। लंग्स किस पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, लंग्स की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ लंग्स क्या है, ओके। ये थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी क्या है, थोरेसिक कैविटी एक चैम्बर है जो बना हुआ है। वो कैसे बना हुआ है, थोरेसिक कैविटी का जो चैम्बर है वो कैसे बना हुआ है, थोरेसिक कैविटी जो है वो कैसे बनती है, वो मतलब 3 चीज़ों से बनती है मेनली। कौन कौन सी, फ्रंट के अंदर स्टर्नम होती है, स्टर्नम एक बोन होती है, ठीक है। फ्रंट के अंदर ये मान लो स्टर्नम है, ठीक है, ये हमारी स्टर्नम है फ्रंट साइड के अंदर। लेटरल साइड में यहाँ से ऐसे क्या निकले हैं, रिब्स निकले हैं, ठीक है, ये रिब्स निकले हैं। और ये बैक साइड में जाके ऐसे वर्टिब्रल कॉलम होती है, थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, वो उनके साथ मिलते हैं ये बैक साइड में ऐसे जाके, ठीक है, ओके। तो ये ऐसे बिहाइंड जाके थोरेसिक वर्टिब्रा से मिलते हैं। और ये जो हमारा जो स्पेस बनता है इनके बीच का, ये जो स्पेस है, यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और ये लंग्स जहाँ जिस एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है उस एरिया को बोला जाता है थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो ओके, फ्रंट साइड के अंदर ये जो थोरेसिक कैविटी है वो किससे जुड़ी है, मतलब स्टर्नम से, ठीक है। फ्रंट साइड में क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम है, ओके। और लेटरल साइड में रिब्स प्रेजेंट है, लेटरली कवर्ड बाय रिब्स। और रिब केज से ये लेटरली क्या है, कवर्ड है, ओके। एंड
behind by sternum, oh sorry, vertebral column, behind, covered by thoracic vertebra, thoracic vertebral column, vertebral column, ओके ये है। ओके तो ये हमारा जो लंग्स की पोजीशन होगी, ये जो हमारे लंग्स थे ना, लंग्स जो होते हैं मैमेलियन लंग्स, मैमेलियन लंग्स का जो एरिया है वो होता है 80 to 100 मीटर स्क्वेयर। ओके इतना एरिया कवर करते हैं ये, सरफेस एरिया इनका इतना प्रेजेंट होता है। ओके और क्या है, ओके ये जो हमारे लंग्स के अंदर जो ट्रैकिया था, ट्रैकिया कुछ डिविजन्स करता है, कौन कौन सी, ट्रैकिया डिवाइड किया था किसके अंदर, डिवाइड किया प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर कौन कौन सी थी, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है ये थी, इनके अंदर डिवाइड किया। और प्राइमरी ब्रोंकाई जो थी वो डिवाइड करेगी फर्दर सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है किसके अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस के अंदर डिवाइड करेगी। और फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई से भी एक और जो डिवीज़न निकलेगी, ठीक है ब्रांच निकलेगी, उसे बोलेंगे टर्सरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई निकलेगी। टर्शियरी ब्रोंकाई जो है वो क्या बनाएगी, वो डिवाइड करके बनाएगी, वो मतलब सेवरल सक्सेसिव डिवीज़न करेगी, ये आगे बहुत सारी सक्सेसिव डिवीज़न करेगी, क्या करेगी, सेवरल सक्सेसिव छोटी छोटी डिवीज़न करेगी, सेवरल सक्सेसिव डिवीज़न, ठीक है। और डिवीज़न करते करते ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी टर्मिनल ब्रोंकस, क्या बनाएगी, टर्मिनल ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकस बनाएगी। ओके टर्मिनल ब्रोंकस जो है वो बनाएगी लोब्यूलर ब्रोंक्यूल, क्या बनाएगी, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल से बनेगी टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से क्या बनेगी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से क्या बनेगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, क्या बनेगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनेगी। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, ठीक है एल्वियोलर डक्ट से ये एल्वियोलर डक्ट लीड करेगी एल्वियोलर सैक को, ठीक है लास्ट में एल्वियोलर सैक। अब एल्वियोलर सैक क्या होता है, एल्वियोलर सैक जो होता है वो होता है जिसके अंदर कई सारी छोटी छोटी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं, ठीक है दिखाता हूँ तुम्हें। ये है मानो हमारी एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट लीड करी है एल्वियोलर सैक को, ये है एल्वियोलर सैक, क्या है एल्वियोलर सैक। और एल्वियोलर सैक के अंदर ये जो तुम्हें छोटी छोटी नज़र आ रही हैं ये क्या हैं, ये है एल्वियोलाई, ये क्या है एल्वियोलाई, कई सारी एल्वियोलाई प्रेजेंट है एल्वियोलर सैक में, और कई सारी एल्वियोलाई से बना हुआ है एल्वियोलर सैक, ये है एल्वियोलाई। ओके ये क्या था, ये था एल्वियोलर सैक, और ये है एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। और ये छोटी छोटी क्या है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ये है एल्वियोलर सैक, क्या है ये है एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक, ठीक है। एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर देखते हैं, ये जो हमारी इतनी सारी ब्रांचेस हैं वो क्यों बनी हुई हैं, क्यों बनी हुई हैं, क्या ज़रूरत है, ये जो हमारी ब्रांचेस है ना, ये इतनी सारी ब्रांचेस क्या बनाती हैं, जोन बनाती हैं, दो डिफरेंट जोन, ठीक है
एक तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वेलाई तक की जो जोन है उसे बोला जाता है रेस्पिरेटरी जोन। क्या बोला जाता है? इस पार्ट को बोला जाता है रेस्पिरेटरी जोन। क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन जहाँ क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि जहाँ डिफ्यूज़न होता है गैसेस का, ठीक है, इस लेवल के ऊपर एल्वुलर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद क्या होने लगता है? गैसेस का डिफ्यूज़न होने लगता है। और ये जो एरिया है ट्रैकिया से लेकर ये वाला एरिया, या फिर हम कह सकते हैं नोज से लेकर, ठीक है, नोज से लेकर ये वाला एरिया जो है उस एरिया को बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन मतलब ये एक पाथवे है जिससे मतलब जो हमारी एयर है वो एल्वेओलाई तक पहुंची है। समझे बात? ये एक पाथवे है, कंडक्टिंग जोन है, कंडक्ट कर रही है, ठीक है। और क्या कर रही है? ये जो पाथवे है वो मतलब अपनी हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग उस एयर के मतलब उस एयर के टेम्परेचर को सेट कर दे रही है, ठीक है। अगर मतलब कोल्ड एयर के अंदर हम ब्रीथ कर रहे हैं तो उसको हमारी एल्वेओलाई तक पहुंचते पहुंचते वो उसको ऐसा मतलब उसका टेम्परेचर सेट कर देगी ताकि वो हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। जो भी हमारे एयर के अंदर फॉरेन एंड बैक्टीरिया, पैथोजेंस, डस्ट पार्टिकल्स जो भी प्रेजेंट हैं उनको ट्रैप करने का भी काम कौन करता है? ये वाला पार्ट करता है। समझे बात? तो कंडक्टिंग जोन क्या क्या करती है? टेम्परेचर को फिक्स करती है, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर मेंटेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग एयर। और क्या करती है? ब्लॉक या फिर ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। और क्या करती है? ये मतलब ड्राई एयर को मॉइस्चराइज भी करती है, ठीक है। जो मतलब ज़्यादा हीट वाली जो एयर होगी उसको भी मॉइस्चराइज करने का काम करेगी। और ठीक है, हाँ यही है, मॉइस्चराइज ड्राई एयर। ओके, तो ये है कंडक्टिंग जोन और एक है रेस्पिरेटरी जोन। किसका पार्ट है ये मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही मतलब हिस्सा है। ओके, अब एल्वेलाई की स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, एल्वेलर सैक की स्ट्रक्चर बनाते हैं। एल्वेलर सैक कैसा है? कुछ ऐसा है ना, कुछ, ठीक है। ये मान लो यहाँ से क्या है, इसकी एल्वेलर डक्ट है। क्या है ये? एल्वेलर डक्ट जहाँ से क्या आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है और CO2 वाली एयर, फाउल एयर बाहर की ओर जा रही है, ठीक है। ये एल्वेलर डक्ट। ओके, ये एल्वेलर सैक है, इसके अंदर ये छोटी छोटी एल्वेलाई हैं, ठीक है। ये क्या है? ऐसे ऐसे एल्वेलाई है। ये क्या है? एल्वेलाई। इसके अंदर क्या है? एल्वेलाई है, एल्वेलर सैक है ये। समझे बात? ओके, तो अब इस स्ट्रक्चर को मतलब जो हमारा एल्वेलर सैक है उसको जो वो क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे मिल रही है, ठीक है। ब्लड की सप्लाई कैसे हो रही है इसको? ओके, जो हमारी वेन होती है, वेसल होती है, ब्लड वेसल होती है, जो हार्ट से ऑर्गन के पास ब्लड लेकर आ रही है उसे बोला जाता है वेन उसको बोला जाता है आर्टरी। एंड जो मतलब ऑर्गन से हार्ट के पास लेके जा रही है उसको बोला जाता है वेन। ओके, तो ये हमारी मानो हार्ट से एक ब्लड आर्टरी आ रही है, ठीक है। ये है आर्टीरियोल बोलेंगे इसको, छोटे लेवल के ऊपर है तो इसको क्या बोलेंगे? आर्टीरियोल बोलेंगे। और आर्टीरियोल जो है आगे डिवाइड कर रहा है किसमें, ठीक है, डिवाइड कर रहा है, ब्रांचेस बना रहा है, ब्रांचेस छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड कर रहा है। और वो ब्रांचेस किसको सप्लाई दे रही हैं? वो ब्रांचेस इन एल्वेलाई को सप्लाई दे रही है, ठीक है। इन ब्रांचेस के अंदर टूट रहा है और ये इनको सप्लाई दे रही है, ठीक है। ऐसे ये छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर टूट के क्या हो रहा है? सप्लाई दे रहा है इसको। और फिर से ये वापस
एक स्ट्रक्चर बना रही है जिसे हम बोलेंगे वेन्यूल, ठीक है, वेन्यूल। यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से ब्लड गया, ये हार्ट को जा रही है और ये हार्ट से आ रही है, ठीक है, हार्ट, और ये है यहाँ पे हार्ट को जाएगी। ओके, ये है हमारी ब्लड कैपिलरी। क्या है? ब्लड कैपिलरी। ओके, अब इस लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, मतलब एल्वुलर सैक के अंदर ऑक्सीजन आई, CO2 इस ब्लड कैपिलरी से क्या है, बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन अंदर आएगी, ठीक है। ओके, ये एक्सचेंज किस लेवल के ऊपर हो रहा है? एल्वुलाई के लेवल के ऊपर हो रहा है। तो अब हम एल्वुलाई को देखते हैं कि एल्वुलाई के सराउंडिंग में कैसे ये प्रेजेंट होती है, हमारी जो है ब्लड कैपिलरी कैसे प्रेजेंट होती है। मानो ये है हमारी एक एल्वुलाई। ओके, ये एक एल्वुलाई है, इसके सराउंडिंग में क्या है, ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है। कैसे? ऐसे, ठीक है, कैसे? ओके, एक ये क्या है, हमारी ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है किसके सराउंडिंग में? एल्वुलाई के सराउंडिंग में। ओके, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है उसकी जो वॉल है वो कौन सी सेल से बनी हुई है? उसकी जो ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल है, ब्लड कैपिलरीज की वॉल है वो कौन सी सेल से बनी हुई है? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। कौन सी सेल्स? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये वाली सेल्स कौन सी हैं? ये वाली सेल्स क्या बना रही है? इसकी वॉल को बना रही है। ओके, ये वाली सेल्स, इन सेल्स को बोला जाता है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, या फिर इन सेल्स को हम एंडोथेलियल सेल्स भी बोल सकते हैं। एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड कैपिलरी, या फिर हम इसको लंग्स को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम होता है पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी होता है ना दूसरा लंग्स का नाम, तो इनको क्या बोल सकते हैं हम? पल्मोनरी कैपिलरीज की सेल्स को बोला जाता है एंडोथेलियल सेल्स। क्या बोला जाता है इन सेल्स को? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स फ्लैट सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स फ्लैट सेल्स होती हैं, और ये ज़्यादा थिकनेस नहीं कवर करती, ये 1 मिलीमीटर की थिकनेस से कम होती है, ताकि डिफ्यूजन जो है वो आसानी से हो सके। इन्हें क्या बोल सकते हैं? एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स भी बोलते हैं इनको, ओके। ये हमारी है क्या? ये है हमारी ब्लड कैपिलरी या फिर पल्मोनरी कैपिलरी। क्या है? पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी। ओके, ये है हमारी एल्वुलाई। अब जो एल्वुलाई है वो एल्वुलाई के अंदर ये जो वॉल है ये भी किससे बनी हुई है? ये भी सेल्स से बनी हुई है। कौन सी सेल्स? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम। ये भी कौन सी सेल से बनी हुई है? ये भी सेल्स से बनी हुई है। कौन सी सेल्स? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। इनको भी क्या बोल सकते हैं? एंडोथेलियल सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये कौन सी सेल्स हैं? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, ओके, फ्लैट सेल्स होती हैं ये, ओके। अब ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, उनके पास क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन ये रही और इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन ये रही, ये वाली, ठीक है। इन दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आपस में कनेक्टेड है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है। इन दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्या कर दिया है हमने? कनेक्टेड कर दिया है, ओके। ओके, तो इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी, और ये वाली है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वेओलाई। ओके, ये जो हमारी सेल्स हैं इनको क्या बोला है? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स है। ये कौन सी सेल्स हैं? ये वाली सेल्स हैं स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। क्या बोला है? इन्हें एक और नाम होता है, उनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल। इन्हें क्या बोला जाता है? टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स, टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स, ओके। इनको अदर नेम क्या है इसका? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, ओके। अब ये जो टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स है, इनके बीच बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। कौन सी सेल्स है? टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स। ये वाली सेल्स कौन सी हैं?
ये हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स। टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स ये क्या कर रही हैं? ये एक फोस्फोलिपिड लेसिथिन को प्रोड्यूस कर रही हैं। क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? लेसिथिन। ये लेसिथिन बना रही हैं। लेसिथिन क्या होता है? लेसिथिन एक पाउडर फॉर्म में होता है, मतलब जो ये क्या सीक्रेट करती हैं? लेसिथिन एज अ एक लेयर बनाता है इसके ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से ये जो हमारी एल्वेलाई है ना, एक दूसरे की, इसकी एल्वेलाई की जो वॉल है ना, आपस में एक दूसरे के साथ चिपकेगी नहीं, ठीक है। तो लेसिथिन का काम क्या करेगा? ये लेसिथिन एक एज अ सर्फेक्टेंट का काम करेगा। क्या करेगा? सर्फेक्टेंट का काम करेगा। सर्फेक्टेंट का काम करेगा। टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स होती हैं। ओके, एक थर्ड टाइप की सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाली सेल्स क्या करती हैं यहाँ पर? इनको बोला जाता है मैक्रोफेजेस का काम क्या करती है? ये इंगल्फ करती हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल एंटर करता है ना एल्वेलाई के अंदर, डस्ट आ जाती है या फिर फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, एंटीजन्स आ जाते हैं, उनको इंगल्फ कर लेती है, ठीक है। ये फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। फैगोसिटिक सेल्स क्या कर लेंगी? ये इंगल्फ कर लेंगी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को। ये फैगोसिटिक होती हैं, ओके। ये सर्फेक्टेंट लेयर प्रोड्यूस कर देता है। लेसिथिन इसकी एक सर्फेक्टेंट लेयर बना देता है, ओके। ये है सर्फेक्टेंट लेयर, ये क्या बोलेंगे इसको? सर्फेक्टेंट। लेसिथिन क्या बना है? सर्फेक्टेंट लेयर बना रहा है, ये वाली सर्फेक्टेंट लेयर, ओके। ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, अब ये जो मेम्ब्रेन बनी है ये वाली, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या फिर डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है, इसको मिटा दो, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या फिर डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। इस मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए, तभी यहाँ पर डिफ्यूजन हो पाएगा। किसका? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर, ठीक है। यहाँ इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है हमारा क्या हो रहा है? डिफ्यूज़न हो रहा है। तो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन जो है वो कौन कौन सी लेयर से बनी हुई है? बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कौन सी? एल्वेलाई की एंड ये जो हमारी ब्लड कैपिलरी है इसकी बेसमेंट से मेम्ब्रेन से बनी है, और स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वेलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी से बनी है। एंड ये जो हमारी सर्फेक्टेंट लेयर है लेसिथिन की, ये भी डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। ये है डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन, ये ठीक रहेगा, डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन, ओके। डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन 1 मिलीमीटर से कम थिकनेस होनी चाहिए, तभी जो है डिफ्यूज़न आसानी से हो पाएगा। जो हमारी डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन है, अगर इसकी थिकनेस ज़्यादा हुई तो मतलब यहाँ पर डिफ्यूज़न का जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, हाँ जी, रेट ऑफ डिफ्यूज़न वो क्या है? थिकनेस की, किसकी? डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन की थिकनेस की क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस ऑफ डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन, ठीक है। डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन की थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम हो जाएगा, और ये कम हुई तो ये बढ़ जाएगा, समझे बात। और रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूज़न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी के। इसका क्या मतलब है? जो हमारी ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन के मुकाबले 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी जो है, सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इज़ 20 to 25 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन सोल्यूबिलिटी। ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी से 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होती है। इसका क्या मतलब है? जो हमारी CO2 है ना वो ब्लड के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल है ऑक्सीजन के बजाय, ठीक है, ओके। इसका रीज़न हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है, जब हम ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊँगा, ओके। रेट ऑफ डिफ्यूज़न और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज,
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज जिसे हम बोलते हैं पी, पार्शियल ऑफ गैसेज ऑक्सीजन के लिए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 एंड PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, कम होगा तो वो कम होगा। ठीक है, मतलब क्या है, जो हमारी एल्वुलाई है ना, एल्वुलाई के अंदर जो है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो होता है 104। 104 किसका है, PO2 है, PO2 है। ठीक है, और PCO2 यहाँ पर कितना है, 40 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 40 है। ओके, तो यहाँ पर 40 है और ब्लड के अंदर जो है हमारा PO2 जो है वो कम होता है, वो होता है 40 होता है। ठीक है, PO2 यहाँ पर क्या है, PO2 यहाँ पर है 40 और PCO2 जो है यहाँ पर 45 है। इसका मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है मतलब एल्वुलाई के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा हो तो यानी कि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी ब्लड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है ऑक्सीजन से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है 45, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी यहाँ से। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी के अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके।